क्या हो अगर, मतलब जरा सोचिए कि किसी इंसान, किसी स्कूल या किसी बहुत बड़ी कंपनी के महान न बन पाने की सबसे बड़ी वजह उनकी असफलता नहीं बल्कि उनकी सफलता हो। हैं? ये तो बहुत ही अजीब बात लग रही है सुनने में, है ना? क्योंकि अक्सर हम यही मानते हैं कि खराब प्रदर्शन या कमियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन अगर हम इंसानी फितरत और संस्थाओं का इतिहास देखें तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। महानता का सबसे बड़ा दुश्मन बुरा होना नहीं है बल्कि अच्छा होना है। बिल्कुल। और जब एक बार कोई प्रोजेक्ट या संस्था अच्छी स्थिति में पहुंच जाती है ना, तो एक अजीब सी आरामदायक संतुष्टि घर कर जाती है। हाँ, वही कि सब कुछ सही चल रहा है तो बदलाव क्यों करना। एकदम सही। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। इन अच्छे परिणामों का ना अपना एक कंफर्ट जोन होता है। राइट। जो चीजें पहले से काम कर रही हैं, लोग उन्हें छेड़ने में एक रिस्क महसूस करते हैं। मतलब एक डर सा रहता है कि कहीं जो है वो भी ना चला जाए। हाँ, और नतीजा ये होता है कि वो अच्छा प्रदर्शन एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाता है जिसे पार करके असाधारण या महान बनने की ललक ही खत्म हो जाती है। इंसान या संस्थाएं ये मान बैठती हैं कि उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है, जबकि असल में वो सिर्फ एक पड़ाव होता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को गहराई से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक अच्छी संस्था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सरकार में हो या व्यापार में, वो महान कैसे बन सकती है। और इसके लिए हमारे पास जो आधार है वो बहुत ही ठोस है। हम जेम्स कॉलिंस और उनकी टीम के 5 साल के कठोर शोध पर बात कर रहे हैं। हाँ, जिसमें 1400 से भी ज्यादा कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया गया था। लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। तो हुआ ये था कि 1996 में बिल मीहान नाम के एक व्यक्ति ने कॉलिंस की पिछली मशहूर किताब बिल्ट टू लास्ट की आलोचना कर दी थी। हाँ, मीहान का वो कमेंट ही इस नए शोध का ट्रिगर था। बिल्कुल। मीहान का कहना था कि जो कंपनियां हमेशा से ही महान रही हैं, जिनके पास शुरुआत से ही एक जादुई डीएनए रहा है, उनके बारे में लिखना तो बहुत आसान काम है। सही बात है। असली चुनौती तो ये समझना है कि क्या एक साधारण या सिर्फ अच्छी कंपनी कभी महान बन सकती है। और मीहान की वही चुनौती इस नए अध्ययन की नींव बनी। और यहाँ जो बात इस पूरी रिसर्च को किसी भी आम बिजनेस मैनुअल या कह सकते हैं सेल्फ हेल्प किताब से अलग करती है, वो है इसका साइंटिफिक नजरिया। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कुछ सफल सीईओ के इंटरव्यू पर आधारित नहीं है। शोधकर्ताओं ने पूरे अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास को खंगाला। उनका लक्ष्य उन कंपनियों को ढूंढना था जिन्होंने कम से कम 15 साल तक बिल्कुल साधारण या बाजार के औसत के बराबर प्रदर्शन किया हो। 15 साल मतलब एक बहुत लंबा समय। हाँ, 15 साल। लेकिन फिर अचानक उनके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आया कि अगले 15 सालों तक उन्होंने बाजार को और अपने इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। अरे वाह, जैसे वॉलग्रीन्स का उदाहरण है ना? एकदम सही। वॉलग्रीन्स जैसी कंपनियों के डेटा सामने आया तो कॉलिंस की टीम बस ये समझना चाहती थी कि उस बदलाव वाले क्षण में उस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात ये कुछ ही समय में सब कुछ बदल कर रख दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे साबित करने के लिए उन्होंने कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया, जो कि आमतौर पर हम विज्ञान में देखते हैं। सटीक। यही इस शोध का सबसे मजबूत हिस्सा है, जिसे उन्होंने कंपेयर टू व्हाट यानी किससे तुलना करें ये चरण कहा। मतलब सिर्फ जीतने वालों को नहीं देखा। हाँ, सिर्फ सफल कंपनियों को देखना काफी नहीं था। टीम ने हर महान कंपनी के साथ एक तुलनात्मक कंपनी रखी। ये वो कंपनी थी जो उसी इंडस्ट्री में थी, उसी समय में काम कर रही थी, जिसके पास बिल्कुल वैसे ही संसाधन थे, लेकिन वो महान नहीं बन पाई। बिल्कुल, वो सिर्फ अच्छी या साधारण ही रह गई। इन दोनों के बीच के डेटा का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही वे ठोस सिद्धांतों तक पहुंच पाए। वो जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान केवल कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक सीमित नहीं है। अगर कोई अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट को, किसी एनजीओ को या अपनी छोटी सी टीम को साधारण से असाधारण बनाना चाहता है, तो ये बातें पूरी तरह लागू होती हैं। 100% लागू होती हैं। मैं इसे एक खेल टीम की तरह सोच रही थी। मान लीजिए एक टीम है जो हर साल अच्छा खेलती है, प्लेऑफ तक पहुंचती है, प्रशंसक खुश हैं और टिकट भी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। मतलब उनका प्रदर्शन अच्छा है। हाँ, अच्छा है, लेकिन वे कभी चैंपियनशिप नहीं जीत पाते। वे महान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने इस अच्छे प्रदर्शन के नशे में चूर हैं। उन्हें कोई जबरदस्त बदलाव करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और वो संतुष्टि ही उनकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाती है। महानता हासिल करने की पहली शर्त ही यही है कि अच्छे के मोह को छोड़ना पड़ता है। सही कहा।
जब कोई स्कूल इस बात से खुश है कि उसके नतीजे अच्छे हैं, तो वो कभी भी उस शिक्षा प्रणाली में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाएगा जो उसे एक महान संस्थान बना सके। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। गैरी हैमिल जैसे आलोचकों ने इस शोध के नजरिए पर सवाल उठाया है। हाँ, उनका क्रिटिक काफी फेमस है। मतलब डेटा और केस स्टडीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या सच में एक ही फॉर्मूला हर तरह की संस्था पर लागू हो सकता है? हर कंपनी का अंदरूनी कल्चर, उसका बाजार बहुत जटिल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शोध बस एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच थोपने की कोशिश कर रहा है? ये आलोचना बहुत ही तार्किक और जरूरी है। कोई भी सिद्धांत जमीनी हकीकत से कटकर काम नहीं कर सकता। वही तो। हर संस्था की चुनौतियां अनूठी होती हैं, लेकिन कॉलिंस का ये शोध कोई सख्त नियम या मशीनी फॉर्मूला नहीं दे रहा है कि बस यही 3 काम करो और सफलता मिल जाएगी। तो फिर ये क्या है? इसके बजाय ये कुछ मौलिक इंसानी व्यवहारों और काम करने के तरीकों के पैटर्न को उजागर कर रहा है जो हर बार सफल बदलावों के दौरान देखे गए। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जहां हर दीवार और दरवाजे का नाम पहले से तय हो। अच्छा, मतलब ये कोई नक्शा नहीं है? नहीं, इसे एक कंपास या दिशा सूचक की तरह देखना चाहिए। हर संस्था का रास्ता और सफर अलग होगा, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ इशारा करने वाले सिद्धांत वही रहेंगे। कंपास वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन अगर अच्छा होना इतना ही आरामदायक जाल है, तो कोई इस जाल को तोड़ता कैसे है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब इस बदलाव की कमान कौन संभालता है? और यहीं से इस शोध का सबसे चौंकाने वाला और आम धारणाओं को तोड़ने वाला हिस्सा सामने आता है, जिसे लेवल 5 लीडरशिप कहा गया है। बिल्कुल। अब देखिए, लीडरशिप को अक्सर एक सीढ़ी की तरह देखा जाता है। पहले स्तर पे एक काबिल व्यक्ति होता है, दूसरे पर टीम का सदस्य, तीसरे स्तर पर एक अच्छा मैनेजर और चौथे स्तर पे एक ऐसा असरदार लीडर जो एक बड़ा विजन तय कर सकता है। और ज्यादातर कंपनियां इसी चौथे स्तर वाले करिश्माई लीडर्स की तलाश में रहती हैं। हाँ, जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं। लेकिन कॉलिंस के डेटा ने एक 5वें स्तर का खुलासा किया जो बिल्कुल विरोधाभासी है। और ये विरोधाभास कॉर्पोरेट दुनिया के आम मिथकों को पूरी तरह से उलट देता है। लेवल 5 लीडरशिप 2 बिल्कुल विपरीत लगने वाले गुणों का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण है। वो 2 गुण क्या है? पहला है अत्यधिक विनम्रता यानी एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी, और दूसरा है काम को लेकर एक गजब का जुनून या जिद, इंटेंस प्रोफेशनल विल। विनम्रता और जिद, ये एक साथ काम कैसे करता है? यही तो मैजिक है। ये वो लीडर्स नहीं हैं जो बिजनेस मैगजीन के कवर पर छाए रहना चाहते हैं या जो सफलता के गुणगान करते फिरते हैं। डार्विन ई स्मिथ का उदाहरण इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा, किम्बर्ली क्लार्क वाले? हाँ, 1971 में जब उन्होंने किम्बर्ली क्लार्क की सीईओ का पद संभाला, तो वो कंपनी पिछले 20 सालों से बाजार में बस संघर्ष कर रही थी। उनका मुख्य काम कागज या पेपर मिल्स चलाना था। ठीक है। स्मिथ बाहर से देखने में बहुत शांत और शर्मीले इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक बेहद साहसिक, बल्कि कहूं तो एक क्रूर फैसला लिया। उन्होंने कंपनी के इतिहास और पहचान से जुड़ी पारंपरिक पेपर मिलों को बेचने का निर्णय ले लिया। अरे बाप रे, ये तो अपनी जड़ों को ही काट देने जैसा था। मतलब कंपनी की पूरी पहचान ही उन मिलों से थी ना? बिल्कुल। और ठीक यही बात वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने भी कही। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी गलती बताया। मीडिया ने भी मजाक उड़ाया। तो फिर स्मिथ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्मिथ को यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी कि अगर कंपनी पारंपरिक पेपर के बिजनेस में रही तो वे हमेशा बस अच्छे या औसत ही रहेंगे। उनके सामने प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। तो उन्होंने सारा पैसा कहाँ लगाया? उन्होंने मिलों को बेचकर सारा पैसा हगीज और क्लिनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में झोंक दिया। वाह! इस जिद और साहसिक फैसले के परिणाम स्वरूप कंपनी ने अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की। डार्विन स्मिथ ने 25 साल तक कंपनी चलाई, लेकिन वे कभी सेलिब्रिटी लीडर नहीं बने। वे हमेशा खुद को पीछे रखते थे। इसी व्यवहार को कॉलिंस द विंडो एंड द मिरर सिद्धांत कहते हैं। खिड़की और आईने का सिद्धांत? ये अवधारणा मुझे एक फिल्म डायरेक्टर की याद दिलाती है। वो कैसे? मान लीजिए एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है, तो एक महान डायरेक्टर कभी नहीं कहता कि ये मेरी वजह से हुआ। वो हमेशा खिड़की के बाहर देखता है और कहता है ये मेरे शानदार क्रू, बेहतरीन लेखकों और उम्दा एक्टर्स की मेहनत का नतीजा है। हाँ, वो हमेशा टीम को क्रेडिट देते हैं। लेकिन अगर वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, तो वो डायरेक्टर आईने में देखता है और कहता है ये पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहानी को सही से पेश नहीं किया। इस उदाहरण ने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेवल 5 लीडर्स का यही काम करने का तरीका होता है।
सफलता मिलने पर खिड़की के बाहर और विफलता पर आईने में। और जो साधारण कंपनियां थी उनका क्या? इसके ठीक विपरीत, कंट्रोल ग्रुप्स की उन कंपनियों में जो महान नहीं बन पाई, अक्सर सेलिब्रिटी या अहंकारी लीडर्स पाए गए। उनका रवैया बिल्कुल उल्टा था। मतलब वो आईने और खिड़की को अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। एकदम। वे सफलता के समय आईने में देखते थे और सारा श्रेय खुद लेते थे कि मैं कितना महान हूं, लेकिन विफलता के समय वे खिड़की के बाहर देखकर अर्थव्यवस्था, अपनी टीम या खराब किस्मत को दोष देने लगते थे। ये सुनना बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या? आज के इस बेहद आक्रामक और कटघरे वाले माहौल में, जहां सोशल मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक हर कोई खुद को प्रमोट कर रहा है, खुद को सबसे आगे और एग्रेसिव दिखा रहा है। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना है। बिल्कुल। तो क्या इतनी विनम्रता को एक लीडर की कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाएगा? क्या लोग ऐसे शांत लीडर को आसानी से किनारे नहीं कर देंगे? ऊपरी तौर पर देखने पर यह डर बहुत स्वाभाविक लगता है, लेकिन यहीं पर इस सिद्धांत का दूसरा हिस्सा काम आता है, वो गजब की पेशेवर जिद। अच्छा। विनम्रता का मतलब कमजोरी या डरपोक होना बिल्कुल नहीं है। डार्विन स्मिथ बहुत विनम्र थे, लेकिन 100 साल पुरानी मिलों के बेचने का जो कठोर फैसला उन्होंने लिया, वो कोई कमजोर इंसान नहीं ले सकता था। ये बात तो है। असल में लेवल 5 लीडर्स का अहंकार उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान या शोहरत से नहीं, बल्कि संस्था की सफलता से जुड़ा होता है। तो वे अपने लिए नहीं, कंपनी के लिए एम्बिशियस होते हैं। एकदम सही। उन्हें किनारे करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके परिणाम और उनका दृढ़ संकल्प खुद बोलता है। वे दिखावा नहीं करते, वे बस काम पूरा करते हैं। समझ गई। उनका अहंकार कंपनी की सफलता में विलीन हो जाता है। तो अब हमारे पास एक लेवल 5 लीडर है जो विनम्र भी है और दृढ़ भी। कमान संभालने के बाद उसका सबसे पहला कदम क्या होता है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? सामान्य बुद्धि तो यही कहती है कि वो एक बहुत ही शानदार नया विजन बनाएगा या कोई जबरदस्त नई रणनीति तैयार करेगा। ज्यादातर लोग यही उम्मीद करते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्या होता है? एक लेवल 5 लीडर का पहला कदम ये तय करना नहीं होता कि क्या करना है, यानी व्हाट। उसका पहला कदम यह होता है कि कौन करेगा, यानी हु। दिशा से पहले टीम। हाँ, शोध में इस अहम सिद्धांत को फर्स्ट हु देन व्हाट कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी नई रणनीति तय करने से पहले सही लोगों को बस में चढ़ाना, गलत लोगों को बस से उतारना और सही लोगों को सही सीटों पर बैठाना। मतलब मंजिल तय करने से पहले हम सफर चुनना। लेकिन ऐसा क्यों? रणनीति के बिना लोग करेंगे क्या? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संगठनात्मक मनोविज्ञान काम करता है। वेल्स फार्गो बैंक का केस इस तंत्र को बहुत अच्छी तरह समझाता है। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? बैंकिंग इंडस्ट्री में उस समय भारी बदलाव आ रहे थे, नियमों में ढील दी जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि भविष्य में बैंकिंग का क्या होगा। बहुत अनिश्चितता थी। हाँ, तो ऐसे में उनके सीईओ डिक कूली ने यह भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं की कि बैंकिंग की नई रणनीति क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान बेहतरीन टैलेंट को हायर करने पर लगा दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर वे बैंकिंग के सबसे स्मार्ट, समझदार और बदलावों को तेजी से अपनाने वाले लोगों को अपनी टीम में ले आएं, तो वे लोग बाजार के हिसाब से खुद ही सही रास्ता निकाल लेंगे। और जो दूसरी बैंक थी? इसके ठीक उलट, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी पुरानी कमजोर लीडरशिप टीम को बनाए रखा और एक तय रणनीति पर चलते रहे। जब बाजार बदला तो उनके लोग उस नए माहौल में ढल नहीं पाए और उनका प्रदर्शन बुरी तरह गिर गया। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी बेहद खतरनाक और अज्ञात एडवेंचर के लिए एक सर्वाइवल किट तैयार की जा रही हो। बहुत अच्छी एनालॉजी है, बताइए। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा या बर्फीले पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड का। सही है। इसलिए किसी एक खास मौसम का उपकरण ले जाने के बजाय आप ऐसे समझदार और अनुकूलनशील लोगों को साथ ले जाते हैं जो हर मौसम और हर मुसीबत का मिलकर सामना कर सकें और वहीं पर उपकरण बना लें। बिल्कुल सटीक। सही लोग खुद प्रेरित होते हैं। उन्हें दिशा दिखाने के लिए किसी भारी भरकम मैनेजमेंट ढांचे या लगातार नजर रखने की जरूरत नहीं होती। महान कंपनियां इसी वजह से हायरिंग और लोगों के मामले में बहुत कठोर होती हैं, लेकिन ध्यान रहे वे क्रूर नहीं होती। ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है। कठोरता और क्रूरता, इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? बाहर से तो दोनों एक जैसे ही सख्त रवैये लगते हैं। जमीन आसमान का फर्क है।
क्रूरता का मतलब है बिना सोचे समझे, सिर्फ बैलेंस शीट को ठीक दिखाने के लिए अचानक लोगों को नौकरी से निकाल देना, जो आजकल बहुत देखा जाता है। हाँ, लेऑफ्स। ये अक्सर खराब प्लानिंग और कमजोर लीडरशिप का नतीजा होता है। लेकिन कठोरता का मतलब है शुरुआत से ही हायरिंग में बेहद सख्त मानक रखना, मतलब गेट पर ही चेक इन कड़ी कर देना। बिल्कुल। कॉलिंस के शोध में इसके कुछ बहुत अहम नियम सामने आए। पहला, जब शक हो तो हायर न करें, खोजते हैं। और दूसरा नियम और भी दिलचस्प है, अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने में न झोंकें, बल्कि उन्हें सबसे बड़े अफसरों का फायदा उठाने पर लगाएं। लेकिन जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? दिशा से पहले टीम वाली ये बात सुनने में बहुत दार्शनिक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में बिना ये जाने कि कंपनी का अंतिम लक्ष्य या रणनीति क्या है, सही लोगों को हायर करना संभव कैसे है? मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन वाली बात। लेकिन यहाँ क्या करना है से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को अपना क्षेत्र ही नहीं पता। अच्छा। वेल्स फार्गो को अच्छी तरह पता था कि वे बैंकिंग में हैं, हवाई जहाज नहीं बना रहे हैं। हाँ, वो तो है। यहाँ व्हाट से मतलब है कोई एक अंतिम पत्थर की लकीर जैसी रणनीति बना लेना। कॉलिंस का तर्क ये है कि लोगों को सिर्फ उनके वर्तमान स्किल्स के आधार पर ना चुने, क्योंकि तकनीक और बाजार तेजी से बदलेंगे। तो किस आधार पर चुने? उन्हें उनके चरित्र, काम करने के तरीके, उनके मूल्यों और उनकी बदलावों को स्वीकार करने की क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी के आधार पर चुने। अगर इंसान का मूल चरित्र सही है तो वो हर नई रणनीति और नई चुनौती में खुद को ढाल लेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बेहतरीन टीम बन गई, सही लोग बस में चढ़ गए, वे बदलाव के लिए तैयार हैं। आगे क्या? वास्तविकता का सामना कैसे करती है? और यहीं पर वो चीज काम आती है जो इन सही लोगों को औसत लोगों से अलग करती है। ये चौथा सिद्धांत है, कड़वी सच्चाइयों का सामना करना। कड़वी सच्चाइयां? हाँ, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स। महान बनने वाली कंपनियां कभी भी अपने ख्याली पुलाव में नहीं जीती। वे वर्तमान की कड़वी, डरावनी और असुविधाजनक सच्चाइयों को सीधे सीधे स्वीकार करती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? ऐसा करते हुए वे कभी भी अपनी अंतिम सफलता का विश्वास नहीं खोती। क्या इसका कोई ठोस और वास्तविक उदाहरण है जिससे ये थोड़ा और साफ हो सके? A&P और क्रोगर का मुकाबला इसे बहुत गहराई से समझाता है। अच्छा, रिटेल मार्केट वाला। हाँ, एक समय था जब A&P अमेरिका के रिटेल मार्केट का बेताज बादशाह था। 100 सालों तक उनका एक ही मॉडल था, सस्ते और साधारण सामान वाले छोटे स्टोर। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? उपभोक्ताओं की पसंद बदलने लगी। लोगों को अब छोटे किराना स्टोर के बजाय बड़े, साफ सुथरे, ज्यादा वैरायटी और ताजा बेकरी वाले सुपर स्टोर चाहिए थे। तो क्या A&P को ये नहीं देखा? ऐसा नहीं था कि A&P के पास डेटा नहीं था। उन्होंने असल में एक नया सुपर स्टोर खोलकर एक्सपेरिमेंट भी किया था, जो बहुत सफल रहा। तो उन्होंने उसे हर जगह क्यों नहीं लागू किया? उन्होंने उसे बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि वह उनके पुराने और स्थापित मॉडल के लिए एक खतरा था। उन्होंने अपने अहंकार में कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अरे बाप रे, ये तो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। तो फिर क्रोगर ने स्थिति को कैसे संभाला? क्रोगर ने डेटा को देखा और वास्तविकता से आंखें नहीं चुराईं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका पुराना मॉडल अब खत्म हो रहा है। उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को, एक एक स्टोर को सुपर स्टोर मॉडल में बदलने का फैसला किया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क रहा होगा। बहुत बड़ा, खर्चीला और मुश्किल बदलाव था। क्रोगर के लीडर्स ने कड़वी सच्चाइयों को देखा और उसके आधार पर पूरी कंपनी को बदल दिया। और N&P के लीडर्स अपने पुराने भ्रम में जीते रहे और धीरे धीरे खत्म हो गए। इस स्थिति को देखकर कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली चेक इंजन लाइट की एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। कैसे? देखिए, कड़वी सच्चाई वो चेक इंजन लाइट है। अगर कोई उस लाइट को इग्नोर करता रहे या उस पर टेप चिपका दे ताकि वो दिखे ही नहीं, जैसा N&P ने किया, तो एक दिन कार बीच हाईवे पर धुआं फेंकते हुए पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बिल्कुल। वहीं क्रोगर ने तुरंत मैकेनिक के पास जाकर इंजन की जांच करवाई और पूरी मरम्मत कर डाली। एकदम सही। और वो चेक इंजन लाइट हर किसी को दिखे, इसके लिए संस्था में एक खुला कल्चर बनाना पड़ता है। एक ऐसा माहौल जहां कोई भी व्यक्ति बिना डरे सच बोल सके, जहां बहस हो सके। हाँ, जहां बहस हो, जहां अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो किसी एक इंसान पर उंगली ना उठाई जाए, यानी कोई ब्लेम गेम ना हो, बल्कि प्रक्रिया की जांच हो, रेड फ्लैग्स को पहचाना जाए और अहम जानकारी को छिपाने के बजाय उसे तुरंत एक्शन में बदला जाए। लेकिन यहाँ भी एक नेतृत्व की चुनौती है। कैसी चुनौती? बिना दोषारोपण वाला ओपन कल्चर बनाना,
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक लीडर ये कैसे सुनिश्चित करे कि कड़वी सच्चाई सुनने का ये खुलापन धीरे धीरे एक निराशावादी शिकायत सत्र में ना बदल जाए? मतलब लोग सिर्फ रोते रहें? हाँ, जहाँ मीटिंग्स में लोग बस ये गिनाते रहें कि ये भी खराब है, वो भी खराब है, और कोई काम ही ना हो। ये लीडरशिप की सबसे कठिन परीक्षा है। और यहीं पर इस सिद्धांत का दूसरा हिस्सा, जिसे विश्वास बनाए रखना कहा गया है, और सही लोग वाली अवधारणा एक साथ मिलकर जादू करती है। वो कैसे? जब टीम में सही और स्वप्रेरित लोग होते ना, तो वो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, वे समाधान ढूंढने वाले लोग होते हैं। अच्छा, मतलब एटीट्यूड का फर्क है। बिल्कुल। कड़वी सच्चाई का सामना करना उन्हें निराश नहीं करता, बल्कि उन्हें चुनौती देता है। वे वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन इस अटल विश्वास के साथ कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में वे ही रास्ता निकालेंगे और जीतेंगे। उनका नजरिया होता है कि हालात खराब है, ये सच है, पर अब हमें मिलकर इसे ठीक करना है। एकदम सही। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इन 1400 कंपनियों के डेटा और इन सारे सिद्धांतों को समेटें, तो हमने देखा कि सिर्फ अच्छा होना ही महान बनने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। सुकून एक मीठा जाल है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि एक लेवल 5 लीडर कैसे अपनी अत्यधिक विनम्रता और अदम्य प्रोफेशनल जिद के अनोखे मिश्रण से बदलाव लाता है। सफलता के समय खिड़की के बाहर देखता है और विफलता के समय आईने में। फिर हमने समझा कि कोई भी नई दिशा या रणनीति तय करने से पहले सही लोगों को बस में बिठाना और गलत लोगों को उतारना सबसे ज्यादा जरूरी है। अनुकूलनशीलता वर्तमान स्किल्स से ज्यादा अहम है। और अंत में खुद से या अपनी संस्था से झूठ न बोलना, डेटा और परिस्थितियों की कड़वी सच्चाइयों का डटकर सामना करना, एक खुला कल्चर बनाना, लेकिन अपनी अंतिम जीत पर अटूट विश्वास रखना। और सुनने वालों के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये सिद्धांत सिर्फ अरबों डॉलर की मल्टीनेशनल कंपनियों तक सीमित नहीं है। ये काम करने और सोचने का एक नजरिया है। बिल्कुल। ये सिखाता है कि कैसे अपनी छोटी सी टीम, अपने रोजमर्रा के प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों में भी अनुशासन लाया जाए। कैसे अपने काम को साधारण से असाधारण की ओर ले जाया जाए। 100%। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तर पर महानता हासिल करने का एक प्रमाणित और डेटा पर आधारित ढांचा है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बताइए। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने, हर वक्त खुद को सबसे आगे रखने और एक सेलिब्रिटी लीडर की तरह पेश आने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्या हम अनजाने में खुद को उस शांत, विनम्र लेकिन दृढ़ लेवल 5 लीडरशिप से बहुत दूर करते जा रहे हैं, जो असल में महानता के लिए जरूरी है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हमारी खुद को चमकाने की चाहत, खुद को सिर्फ दुनिया की नजरों में अच्छा और सफल दिखाने की ये निरंतर जिद हमें असल में कभी महान बनने ही नहीं देगी? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर जरूर किया जाना चाहिए।